फ्रॉम दैट एंगल 10 लाख का लॉस है इन फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज। और जब एंटर कर रहे थे तो एग्जिट का आइडिया था। यही तो मिस्टेक हो रहा है सर। एंट्री पता है कहाँ करना है, एग्जिट करना है कहाँ करना है वो पता नहीं है। विद इन 18 डेज मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया। विद इन 18 डेज प्रॉफिट मोर देन 1 लाख। ये भी चेक करेंगे अपन। लॉस 1,05,000, चार्जेस 1,26। लॉस से ज्यादा चार्जेस दिए हैं। बिल्कुल चार्जेस ही दिए, 5 पैसा अमीर हुआ है। इसमें तो और बुरा हाल है सर। देखिए 26,000 के लॉस पे 185 देने पड़े कमोडिटी में। बस कॉल लिए जा रहे थे कि मतलब ऑप्शन जो है वो पैसे बनाने का ही मशीन है, ले लो वो बढ़ेगा। आज लिया, 1-2 दिन के बाद मार्केट बढ़ रहे थे, मस्त प्रॉफिट बुक किया, 2,000, 4,000, 5,000। ये जो वापस आने की जो सोच है कि वापस मार्केट अपने आप से ऊपर आता है, ये किस बेस पे है? होप ट्रेडिंग, ओनली होप ट्रेडिंग। यू आर नॉट अ लॉस मेकिंग ट्रेडर, यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर फॉर ब्रोकर्स। पैशन ये बन जाता है ओनली 5% आर सक्सीडिंग, देन व्हाई कांट आई। आशीष, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ ओके। और हमारा घर अभी जमशेदपुर में है फिलहाल। कितने टाइम से हैं जमशेदपुर में? चाइल्डहुड से मैं जमशेदपुर में ही हूँ, वहाँ मेरा बर्थ हुआ है और वहाँ अपना घर भी है जमशेदपुर में। आशीष, स्टॉक मार्केट में कितना टाइम हो गया अपने को? 4.5 years। और सबसे पहला सेगमेंट कौन सा था? कहाँ से शुरू किया था ट्रेडिंग? जैसा कि सारे लोग जो भी शुरू करते हैं इक्विटी से ही शुरू करते हैं। नहीं, आजकल तो ऑप्शन से भी करते हैं यार। यू आर ओल्डी। अब हो गया है सब लेकिन मेरा क्या है, मैं इक्विटी से ही स्टार्ट किया था। उस समय ऑप्शन का तो कोई नॉलेज ही नहीं था मेरे को, तो ऑप्शन क्या होता है नहीं होता है। तो इक्विटी में यू हैव नॉट रियली बुक्ड अ लॉट ऑफ लॉस ना? नो नो नो, इन इक्विटी आई एम इन प्रॉफिट्स ओनली। अच्छा, इक्विटी में प्रॉफिट में हो, कितने प्रॉफिट पूछ सकता हूँ मैं? प्रॉफिट भी पूछना चाहिए। इक्विटी में मैं अभी तक अगर सारा जोड़ दूं तो आई थिंक 5 to 6 लाख प्रॉफिट है मेरा। और बाकी के सेगमेंट जैसे कि कमोडिटीज, उसमें कितना है लॉस? आप ये मान के चलिए कि मेरा लॉस लगभग 5 लाख होगा। ऑप्शंस पे? ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में लगभग 3 लाख। तो 8 लाख का लॉस है और इक्विटी में 5-6 लाख का प्रॉफिट है, तो 2-3 लाख का नेट लॉस है। हाँ, नेट लॉस 2-3 लाख का है। इक्विटी ने बचाया हुआ है उस हिसाब से। सो व्हेन यू से इक्विटी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यू आर सेइंग इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सर, इन्वेस्टमेंट तो मैं उतना करता नहीं हूँ। सपोज कीजिए कि ज्यादा क्वांटिटी लिया, अगर सपोज दैट, तो अगर वो इंट्राडे में मिल गए तो मैं निकाल दिया उसको, अगर स्विंग में मिले तो निकाल दिया प्रॉफिट्स में। और लॉन्ग टर्म में ऐसा सोच के अभी तक स्टॉक लिया नहीं वो फिलहाल, लेकिन अगर वो गिर जाता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म ही बन जाता है। तो कोई होल्डिंग जो है वो वाली है जो कि गिर चुके स्टॉक थे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा क्या है सर, मैं स्विंग्स और इंट्राडे में प्रॉफिट्स बुक करता रहता हूँ। जो फंस जाते हैं, स्टॉक्स नीचे चले जाते हैं, वो इक्विटी में और मेरे पोर्टफोलियो में जमा हो जाते हैं, लॉसेस बढ़ जाते हैं। 30-40% के लॉस पोर्टफोलियो में हमेशा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सब गिरे स्टॉक्स है। मतलब कि प्रॉफिट काटना आता है, लॉस नहीं? इक्विटी में सर लॉस नहीं काट पाता हूँ, इसीलिए नहीं काट पाता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कंपनी अच्छी है और कंपनीज के साइकिल्स आते हैं, तो अगर वो अपने साइकिल में आएगा तो 3 गुना 4 गुना वो विद इन अ ईयर हो जाता है। इसीलिए मैं नहीं काट पाता हूँ इनमें, अगर कंपनी अच्छी है तो। और जब मुझे लगे कि कंपनी खराब हो चुकी है और कंपनी में का मैनेजमेंट खराब हो चुका है, तो मैं 30-40% का लॉस बुक करता हूँ। नहीं तो मैं, अगर अच्छी कंपनीज है तो मैं लॉस बुक नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टॉक से तो साइकिल्स होते हैं ना, 10 साल नहीं चलेंगे, और जब चलेंगे तो 2 साल में 10 गुना हो जाते हैं। नहीं, बट इनिशियल आशीष आइडिया तो ट्रेडिंग का था ना, उसमें स्विंग या इंट्राडे का। इन्वेस्टमेंट का तो आइडिया नहीं था, इन्वेस्टमेंट बन गई वो। अब उसमें मैं डिसीजन लेता हूँ कि अगर बन गई है, अगर वो 30% गिर गई है, तो क्या मुझे उसे काटना चाहिए? अगर काटना चाहिए तो किस पैरामीटर पे काटना चाहिए? कंपनी लॉसेस कर रही है या फिर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे हैं? और अगर रखना है तो मतलब मैं 30-40% पे भी काटा हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं, मैं गलत कंपनी में फंस गया हूँ, तो मैं काट देता हूँ। मैं यहीं पे रुकूंगा थोड़ा सा, क्योंकि दिस इज एन इंटरेस्टिंग बिट ऑफ डिस्कशन। 30-40%, मेरे 2-3 सवाल है, ठीक है? 30-40% तक लॉस आया क्यों? मतलब कि पहले पता नहीं था कि कहाँ काटना है। दूसरा, जब एंटर किया था तो टेक्निकल देख के एंटर किया था, जब होल्ड करके बैठे हो तो फंडामेंटल्स देख रहे हो। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज योर एंट्री क्राइटेरिया कि किस बेस पे मैं एंटर कर रहा हूँ? और जब एंटर कर रहे थे तो एग्जिट का आइडिया था? यही तो मिस्टेक हो रहा है सर। एंट्री पता है कहाँ करना है, लेकिन एग्जिट करना है कहाँ करना है वो पता नहीं है। वो पैरामीटर डिसाइड होता है बाद में, जब वो लॉसेस बढ़ जाते हैं तो इंसान खोजता है कि भाई इसको निकालने का या इसको स्क्वायर अप करने का क्या रीजंस है। जब एंट्री ले रहा है कोई और एग्जिट भी पता है उसको, अगर मुझे एग्जिट पता होता तो। कई बार सर एग्जिट पता होने के बाद भी निकल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि फिर वो इमोशन आ जाता है वहां पे कि वो घूम जाएगा, वो वापस मेरे डायरेक्शन में चलेगा, जो होता ही नहीं है सालों साल तक। एंटिसिपेशन ना? बिल्कुल तो ये एंटिसिपेशन कभी वर्क करी है? करिए सर। ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि मैंने 60 रुपए पे लिए
और 20 के बाद जब उसने अपर सर्किट पकड़ा है तो मैं उसको 120 पे बेचा हूँ और वो अभी 200 पे है। तो ऐसे एग्जांपल्स है। बट ये अनजाने में हुआ है, पता नहीं था ये ना। अनजाने में डेफिनेटली नो प्लानिंग इन दैट। इक्विटी में क्या है, मैं क्यों रख रहा हूँ ये मुझे पता नहीं है, फंस गया इसीलिए मैं रीजंस ढूंढ रहा हूँ। यू आर नॉट अलोन आशीष, ये जनरली लोग ऐसा ही करते हैं। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इसी पॉइंट को थोड़ा आगे और लेके चलते हैं कि लॉस को पता नहीं कि एग्जैक्टली एंट्री पता है, एग्जिट नहीं पता है। जो ऑप्शंस में लॉस हुआ है 3 लाख रुपए का F&O में, वो ज्यादातर रीजन यही है, एक्सपायरी पे 0 हो जाता था क्योंकि खुद नहीं बेच पाते थे, या जब तक बेचते थे तब तक चिड़िया चुग चुकी थी खेत। जहां से मेरा ऑप्शंस का स्टार्ट हुआ है मैं थोड़ा उसको इलाबोरेट करना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट में लगभग एंट्री ली 2020 के एंड में, जब कोरोना स्टार्ट हो गया, घर में बैठ गए, तो फिर धीरे धीरे अब करना क्या है। आफ्टर अक्टूबर नवंबर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इक्विटी 20 में, और उसके बाद फिर 21 तक मैं इक्विटी पे ही रहा हूँ। उस समय तक मुझे कोई ऑप्शन का न करने का मतलब मेरा कोई प्लान था, और ना ही कभी मैं सोचा कि मुझे करना भी है। फिर सर क्या हुआ 21 के एंड में, क्या है कि सर 2-4 लोगों से मिलते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, तो ऑप्शंस का फिर जानकारी हुआ करना चाहिए। फिर आसपास के लोगों से सुनते हैं कि बहुत पैसा है ऑप्शंस में, करना चाहिए। 2022 का स्टार्टिंग मार्केट जो है जनवरी 1 से लेके 1 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक नॉन स्टॉप मार्केट चला था। तो क्या हुआ सर, कुछ पता नहीं था, बस ऑप्शन लिए जा रहे थे, बाई किए जा रहे थे, सारे स्टॉक्स को बाई किए जा रहे थे। कुछ भी दिख रहा है 2% ऊपर है, बाई कर लिए, ऑप्शंस बाई कर लिए, उसका कॉल बाई कर लिए। विद इन 18 डेज मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया। ओके, विद इन 18 डेज प्रॉफिट मोर देन 1 लाख। ये भी चेक करेंगे अपन। ठीक है, तो विद इन 18 डेज ऑप्शंस में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर क्या हुआ, 3 दिन मार्केट ऐसा फॉल हुआ, और 3 दिन में जितना 18 दिन में बढ़ा था, वापस गिरता हुआ वही पहुंच गया। और अपना तो आदत था, बस लेना है और बैठ जाना है, प्रॉफिट तो मिलेगा। सर 2.5 लाख रुपए लगे हुए थे, सारे जीरो हो गए। ओ माय गॉड, मुझे लगा कि 1 लाख का 1 लाख लॉस बोलोगे, लेकिन ये तो घर से पैसा चला गया। 2.5 लाख चला गया सर। दिस इज इंक्लूडिंग 1 लाख, कि 1.5 लाख का लॉस है या 3.5 लाख का लॉस है? 1 लाख इज डिफरेंट एंड लॉस इज 2.5, मतलब इफेक्टिव लॉस 1.5 लाख। सो इफेक्टिव लॉस है। ये पता था कि ऊपर क्यों गया और नीचे क्यों गिरा, कोई आइडिया था तब? बस कॉल लिए जा रहे थे कि मतलब ऑप्शन जो है वो पैसे बनाने का ही मशीन है, ले लो वो बढ़ेगा। तो अब क्या से कि आज लिया, 1-2 दिन के बाद मार्केट बढ़ रहे थे, मस्त प्रॉफिट बुक किया, 2,000, 4,000, 5,000। लेकिन जो 5-6 स्टॉक फंस गए उस बियर मार्केट में 3 दिन के, उस समय लॉस बड़े थे सर, मतलब एक एक ऑप्शन 50-50 हजार का होता था। तो जब गिरना चालू हुआ, 5 या 6 स्टॉक्स थे, 4,000 कोई 2,000 पे आ गया, मतलब विद इन 3 डेज। कैसे निकले, इतना लॉस तो हो चुका है, देख लेंगे, वो लास्ट में सब जीरो होंगे। ओ माय गॉड, अब देख रहे थे कि ये जा रहा है, गिर रहा है। यू डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप इट एट ऑल। क्योंकि सर वो 18 दिन का जो देखे थे ना, लेने के बाद वो बढ़ जाता है कि यार पहले तो बढ़ रहे थे, मार्केट रिवर्स करेगा। वो 3 दिन में इतना बड़ा फॉल दिया है, ऑप्शंस तो इतना तेजी से नीचे आता है कि ये जो सोच हमेशा अभी भी, पता नहीं अभी है या नहीं है, बट यू आर सेइंग इक्विटी में ऐसा रहा है कि ऊपर आएगा वापस से। ये जो वापस आने की जो सोच है कि वापस मार्केट अपने आप से ऊपर आता है, ये किस बेस पे है? होप ट्रेडिंग, ओनली होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग, दिस इज अ न्यू वर्ड एंड परफेक्ट वर्ड एक्चुअली। उम्मीद पे दुनिया काम है, तो दुनिया में स्टॉक मार्केट भी आती है। यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई कैन एज्यूम, वेरी ऑप्टिमिस्टिक हो कि दुनिया सब एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, और ठीक नहीं हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब सीख रहे हैं ना सर, वो तो स्टार्टिंग की बात है, मतलब वो जब 2 साल था तब। अब धीरे धीरे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो जर्नी स्टार्ट है, चलता रहेगा, देखते हैं। वैसे इट्स अ गुड पॉइंट कि होप ट्रेडिंग, एंड यू आर अवेयर ऑफ इट, और पता भी है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। ऑप्शंस में यू सेड कि 1.5 लाख का नेट लॉस हुआ था। ये जो बाकी का लॉस हुआ है, तो जो ऑप्शन था 3 लाख का लॉस हुआ है, कितने टाइम ड्यूरेशन में हुआ है? जब उसके बाद जब मैंने ट्रेडिंग को समझा कि यार नहीं ऐसा गलत है, ऑप्शंस को रखना नहीं चाहिए, कुछ एग्जिट प्लान्स बनाने चाहिए मुझे, तो फिर मैं क्या किया कि मैं छोटे छोटे लॉसेस पे काटना चालू किया कि चलो ठीक है, आप रिवर्स हो रहा है मार्केट, तो लेट अस रिस्पेक्ट द मार्केट और काट दो उसको। क्योंकि मैं देखा था ना, वो जो 50,000 जीरो हो रहा था, वो मैं दोबारा देख नहीं सकता था। अगर 40,000 का ऑप्शंस टोटल है, तो अगर 5,000 10,000 हो गया तो क्विट करो। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ऊपर जब जा रहा था मेरे डायरेक्शन में, तो बुक कर रहा था 2-3 हजार, और मैं काट रहा था उधर 8,000 10,000 में, नेट लॉस ही चलता रहा ऑप्शंस में। लेकिन ऑप्शंस का जर्नी खत्म हो गया सर, मतलब फिर मैंने लगभग 1 साल में ये डिसाइड किया कि ऑप्शंस सही चीज नहीं है। इसलिए सही चीज नहीं है, मान लीजिए कि आपका व्यू सही है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, आपने कॉल ले लिया। अब क्या हुआ,
वो नीचे आया थोड़ा, क्योंकि मार्केट का तो नेचर है ऊपर नीचे होके जाना। अब वो नीचे आया थोड़ा, प्रीमियम गलना चालू हो गया, तेजी से गल रहे हैं प्रीमियम। नीचे जाएगा तो 5,000 10,000 का लॉस तुरंत हो जाता है ऑप्शंस में, तो काटना पड़ता है। लेकिन बेसिकली वो गया कहाँ, फाइनली ऊपर ही गया, जो आपका डायरेक्शन था उसका जो वो जो गल रहा था वो देख करके मैंने काट दिया उसको कि नहीं भाई चलो ठीक है। तो मैंने बोला 1 साल के बाद ऑप्शंस पूरे बंद कर दो और फ्यूचर्स में शिफ्ट करो, क्योंकि फ्यूचर्स में कोई गलने वाली बात नहीं थी। नहीं, देखो ये मैटर करता है आशीष कि हम किस दिन ट्रेड कर रहे हैं। टाइम डिके होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। अगर हम एक्सपायरी डे पे कर रहे हैं तो कुछ हद तक बात सही है कि पता नहीं अब टाइम भी कम रह गया है, अभी वैल्यू जीरो ही होना है इवेंचुअली। तो ये जानना मुझे जरूरी है कि आप किस दिन अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में और किस तरह के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते थे। बैंक निफ्टी में? मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कभी भी ट्राई नहीं किया, मैं स्टॉक्स में ही ज़्यादा ट्रेडिंग करता था। और स्टॉक्स में अगर 1-2% का मूव भी आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रीमियम्स 30-40% गल जाते हैं। ऐसा मूवमेंट है स्टॉक्स में, मतलब कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। बट स्टॉक्स में जो मतलब वैल्यू घटता है वो बहुत फास्ट घटता है। कितने वैल्यू का होता था कि एक ट्रेड लेने में कितना पैसा लगाते थे? पहले सब कॉन्ट्रैक्ट साइज बहुत बड़े-बड़े थे। एनएसई के जो कॉन्ट्रैक्ट साइज थे वो फ्यूचर्स में लगभग 8 से 10 लाख 12 लाख का लॉट था फ्यूचर्स में। वो ऑप्शंस में वो 30 या 40 हज़ार का होता था। क्या कितने लॉट, सिंगल लॉट लेते थे? कोई स्टॉक लग रहा है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मेरे हिसाब से तो एक ही लॉट में लेता था उसमें। अच्छा, और अगर लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या लॉट बढ़ाते थे? नहीं, कट पोजीशन कट। प्रॉफिट काट के निकाल लिए अपने। 30 से 40 हज़ार लगाया, उसमें से कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं, कोई एंट्री तो चलो ठीक है, एक्सिट नहीं। और जब मन किया कि डर अब लगने लग गया है 5,000 पे या 10,000 पे, तब एक्सिट मार दिया। हाँ। स्क्रीन टाइम होता था थ्रू आउट? हाँ, अब सब पोजीशन बने हुए हैं, मोबाइल तो है अपने पास में, 5 मिनट 10 मिनट के बाद देख लिए क्या चल रहा है पोजीशंस। कोई ऐसा नहीं लगाया? असल में सब नहीं लगा रहा था उस समय। अच्छा, लगाते ही नहीं हो? अभी की बात अलग है, अभी का नहीं नहीं, मैं उसी टाइम की बात कर रहे हैं ना, लॉस तो तभी हुआ है ना। उस टाइम में मैं एसएल नहीं लगा रहा था। ऐसा क्यों? अगर वही है ना, इमोशंस को कंट्रोल कर पाना इस मार्केट में बहुत मुश्किल है। और स्टॉप लॉस नहीं लगाने का मेन रीजन ये है कि अगर वो मेरा एसएल काट दिया और वहां से रिवर्स हो गया तो मेरे पैसे तो फिर मैं होप ट्रेडिंग, ओनली होप ट्रेडिंग। बिफोर यू पुट अप द साइन अबव, मैंने साइन पुट अप कर दिया था। आई न्यू के यू आर इन द एंटिसिपेशन कि अरे मेरा एसएल कट गया, जो कि अच्छा ऐसा तो नहीं है सोच के कोई बैठे हैं बड़े ऑपरेटर एसएल काटते हैं और फिर बड़ा मार्केट ऊपर ले जाते हैं, ऐसा हुआ है, ऐसे सोचते हो? स्क्रीन पे मैं देखा भी हो, कहीं पे भी एसएल लगा हुआ है, वो प्राइस वहां तक जाता है, 70-60% टाइम वो वहां से रिवर्स हो जाता है, एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स होता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जहां मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 10 पैसे के बाद जाकर के रिवर्स हो गया है। सपोज एट मेरा एसएल 40 पे है, किसी भी चीज का 40 पे, तो 39.9 तक आया है और वहां से फिर वो रिवर्स होकर 70-80 तक गया है। कई बार देखा हो। स्टॉप लॉस नहीं लगाना है स्क्रीन पे, कि शायद कोई देख रहा हो वहां स्टॉप लॉस। तो सिंस वी आर इनटू, हम होप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, अगर मान लो कि ऐसा तो लगाया नहीं है, तो जब प्रॉफिट वही ट्रेड में अगर ऑपरेटर ने ऊपर लेके गया बड़े पॉइंट के साथ, जब पैसा बनाया, तब ये सोचाती थी कि अरे ये तो ऑपरेटर के कारण मैंने पैसा कमाया? नहीं, उस समय ये नहीं आती थी। उस समय ये आती थी, मेरा जो एनालिसिस था वो सही था। यू नो हम कहाँ जा रहे हैं, यू अंडरस्टैंड कहाँ जा रहे हैं? दो तरह की सोच क्यों है लेकिन आशीष यार? क्योंकि सर नीचे एसएल लगा हुआ है और एसएल से ही रिवर्स हो रहा है, तो मैं सोचने में मजबूर हो रहा हूँ कि मेरे एसएल कट के वहां से वापस क्यों जा रहा है। और ऊपर तो कोई टारगेट लगा भी हुआ नहीं है, स्क्रीन पे 5,000 दिखा, चलो बुक करो प्रॉफिट। प्रॉफिट के टाइम पे भी तो टारगेट नहीं है, 100% डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग है ये, 100%, नो रूल्स, नथिंग रियली। तो ऑप्शंस की ये जो ड्यूरेशन है, कब शुरू हुई कब खत्म हुई? ऑप्शंस सर मैंने लगभग स्टार्ट किया 2022 के स्टार्टिंग से, और लगभग 23 एंड आते आते मैंने बोला अब ऑप्शंस नहीं है हमारे लायक। तो 1 सवा साल हो चुका है छोड़े हुए, हाँ, ऑप्शंस मैं नहीं करता हूँ। और इसको अपन ने 3 लाख नेट लॉस पे बाय बाय कर दिया है हाँ, हमेशा के लिए। डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड ऑप्शंस इन फ्यूचर, नेवर। 2023 एंड के बाद किस सेगमेंट में मूव हुए? फ्यूचर्स में? फ्यूचर्स में मूव हो गया मैं। तो फ्यूचर में कैपिटल बहुत सही होता है। हाँ, कैपिटल रखते हैं फ्यूचर्स में। ये सारा पैसा कहाँ से ला रहे थे? पैसा तो सर क्या है, सैलरी मिल रहा था, पैसा आ रहा था। फिर जब लॉसेस बड़े हुए तो पीएफ्स के पैसे ही मैंने निकाले 1-2 बार। क्यों? रुका नहीं जा रहा था? नशा जो था ट्रेडिंग का करना है, अब फंड का कमी है तो कहाँ से लाए, तो 1-2 बार मैंने पीएफ से विड्रॉ किए हैं पैसे, 1-2 बार, ज्यादा नहीं, वो भी। उस अमाउंट का क्या हुआ? अब सर वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूटी में प्रॉफिट्स भी किए और इधर लॉस भी किए,
कुछ इन्वेस्टमेंट में भी पड़े हुए हैं, तो वो पैसे कहाँ गए हैं ये कह पाना मुश्किल है। पीएफ का पैसा तो होप ट्रेडिंग में लगाया होगा ना, वो तो उस पे नहीं लगाया होगा कि मैं लंबा इन्वेस्टमेंट करूं या कुछ। वो ट्रेडिंग में ही जा रहा था। इन्वेस्टमेंट का तो मेरा हमेशा क्विक मनी के चक्कर में ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, यही ख्याल रहा हमेशा। ठीक है, तो बाय बाय कर दिया अपन ने इसको, फ्यूचर्स में मूव हो गए। फ्यूचर्स में पैसा यू आर सेइंग कि सैलरी से लगा रहे थे, सो अंधाधुंध लगा रहे थे या सोच समझ के लगा रहे थे? फ्यूचर्स में जब आया मैं, तो मैंने कुछ प्लानिंग किया कि अपना प्रॉपर एंट्री एग्जिट्स होना चाहिए, मतलब एक लिमिट में ट्रेडिंग करना है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि जो मेरी गलतियां हो रही है उसको मुझे सुधारना है। जितने भी चीजें हो सकती थी, लाइक पोजीशन साइज को कम रखना है, दिन में ट्रेडिंग बहुत कम करना है, सेटअप के हिसाब से मिलेगा तभी करना है, तो उस कारण से मैंने ट्रेडिंग को थोड़ा कम किया, क्योंकि लॉट साइज ही बड़े होते थे फ्यूचर्स में, पैसे भी और ब्रोकरेज और दुनिया भर के फिर टैक्सेस है, एसटीटी है, वो बहुत ज्यादा आ रहा था। शॉर्ट टर्म स्टेंट था मतलब ये? हाँ, फ्यूचर्स में तो सर शॉर्ट टर्म ही था। इंट्राडे में भी अगर मुझे लगता था कि लॉस सेटअप से बाहर चला गया है, मेरा एसएल से मेरे एसएम को टच कर गया है, तो मैं निकाल देता था और लगता था कि नहीं, अगर प्रॉफिट्स हुए हैं तो मैं होल्ड करके देखूं, उसको प्रॉफिट शायद और हो। एक डिफाइंड स्ट्रेटेजी के साथ मैंने फ्यूचर्स में स्टार्ट किया ट्रेड करना। एक सवाल रहेगा मेरा बीच में, ये जो पीएफ का पैसा निकाल रहे थे, क्या सैलरी पूरी नहीं पड़ रही थी इसलिए पीएफ को क्यों हिट करना पड़ा? जैसे मैं फ्यूचर्स में और कमोडिटीज में ट्रेड करता था, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता था, उसमें मार्जिन मनी ज्यादा लगता है, तो जितने भी मेरे पैसे थे वो इक्विटी में लगे हुए थे, क्योंकि उसे प्रॉफिट्स वाले मैंने काट दिए और लॉस वाले होल्ड किए। तो वो जो ट्रेडिंग करने का नशा था, वो मतलब फ्यूचर्स और कमोडिटी में चूंकि ज्यादा लग रहा है मार्जिन, तो वो मार्जिन मनी मेरे पास कम पड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने निकाला। ऐसा नहीं है कि इक्विटी में पैसे नहीं थे, इक्विटी में पैसे थे। सपोज 20% नीचे है कोई स्टॉक, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 80,000 है, तो मैं बोला उसको रहने देता हूँ, वो 80,000 है अभी, बाद में ऊपर जाएगा तो उसमें 10% 20% प्रॉफिट बुक करूंगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, पीएफ से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ, ताकि मैं फ्यूचर्स में और कमोडिटीज में ट्रेडिंग करता रहूं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे ऐसा कोई मजबूरी नहीं था, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट में पैसे फंसे हुए थे, 10% 20% नीचे था, तो मैं उसको काटना नहीं चाहता था। ये रीजन था। ठीक है, मैं समझ गया कि थोड़ा महंगा है वो एंड यू डोंट वांट टू कट आउट जो चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ करना ही क्यों है? ट्रेडिंग एक नशा है। वो सबके लिए होता है। इनफैक्ट जो प्रॉफिटेबल होते हैं उनके लिए भी नशा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट बिकम्स लाइक दैट। नशा इज नॉट रियली अ नेगेटिव वर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट अनलेस इट हार्म्स यू फिजिकली एंड मेंटली एंड फाइनेंशियली। जब पता है कि यार मेरा कोई सेटअप नहीं है, टेक्निकली मेरे को पता नहीं है, मैं बस बैठा कर रहा था, 2 साल किया, तो इतनी समझ आ गई थी, अपने आप को होल्ड किया ना, इमोशंस को रोका ना, तो कमोडिटी या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कि बहुत महंगे होते हैं, मुझे पता है पीएफ का पैसा जो कि सालों साल बचा के रखना है, इतने रिस्की कॉन्ट्रैक्ट्स में लगाने की जरूरत क्या है? जरूरत की अगर बात करें, तो क्या चाहिए, क्या कमा के क्या चाहिए? मतलब कुछ कुछ एस्पिरेशंस हैं मटेरियलिस्टिक? पैसे की कोई कमी नहीं है, पहला चीज ना। सैलरी ठीक ठाक है, घर से भी मैं ठीक हूँ, वैसे मुझे घर पे पैसे देने नहीं पड़ते हैं, बट एक पैशन बन जाता है। पैशन ये बन जाता है कि इफ ओनली 5% आर सक्सेडिंग, देन व्हाई कांट आई, कि मैं भी तो कर सकता हूँ ना। नहीं बट ये चैलेंज लेना क्यों है? पैशन। पैशन लग रहा है मुझे, पैशन तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं, नॉट फैशन। फैशन पैशन क्या होता है? पैशन इज समथिंग यू क्रेव फॉर, कि मुझे करना है। क्रिकेट का पैशन है सुबह 4 बजे मैं नेट प्रैक्टिस करने जाऊंगा, मैच खेलूंगा 7 बजे, फिर अगला मैच शाम को खेलूंगा। वो पैशन कि मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे उस रास्ते में जाना है। इसमें पैशन कहाँ है? तैयारी कहाँ है? पैसा पैसा पैसे से थोड़ी पैशन होता है। नहीं 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 सर, बात यहाँ हर चीज पैसे की नहीं है। बात है यहाँ पे कि अगर आपने कुछ सोचा है कि यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम है, तो मैं उस फील्ड में क्यों ना मेहनत करूं, अपने आप को डिसिप्लिन बनाऊं। 3 चीजें बताओ कि क्या अपने आप में चेंजेस किए पैशनेट करने के लिए। पहला तो मैंने ये बनाया कि एक सेटअप होना चाहिए जिसमें प्रॉपर एंट्री और एग्जिट हमारा डिफाइंड होना चाहिए। ये बना आज तक? हाँ तो दिस इज करेक्ट, मतलब टिक, ये चेक बॉक्स टिक हो गया। हाँ, तो अभी रिस्क रिवॉर्ड पता हुआ है जब भी ट्रेड में लेते? अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि मुझे निकलना कहाँ है। अगर मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ, उस ट्रेंड में प्रॉफिट हो रहा है, तो कहाँ तक उसको चेस करना है, ये बड़ा डिफाइंड है। और लॉस का? लॉस का भी डिफाइंड है डेफिनेटली। क्या मैं सर स्क्रीन पे स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ उस प्राइस के अगर आ गया, या कैंडल्स ऐसे कुछ बन गए जो मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से ये मुझे बता रहे हैं कि अब एग्जिट हो जाना है, तो बस एग्जिट हो जाना है। आज भी एसएल नहीं है? आई एम नॉट पुटिंग एसएल ऑन माई स्क्रीन और ऑन माई प्लेटफॉर्म। तो फिर एसएल नहीं है, माइंड में है। सर देखिए, अभी क्या है ना, ट्रेडिंग आदमी करता है अलग अलग तरीके से करता है। कुछ लोग क्या किए, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा दिए और बैठ गए चुपचाप से कि चलो जहां भी डायरेक्शन में जाए।
लेकिन मैं ऐसा नहीं लगाता हूँ, इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि अभी क्या है, मोबाइल अपने पास में है, पोजीशन कहाँ गया देख लिया या चार्ट देख लिए। चार्ट में अगर मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि इस टाइप का कैंडल बनेगा तो मुझे एग्जिट ले लेना है, तो मैं मार्केट प्राइस पे उसको काट देता हूँ। जब लगता है कि हाँ अब ये कैंडल यहाँ से रिवर्स हो गया है, जो सेटअप मैंने बनाया है अगर उस सेटअप के हिसाब से वो ट्रेड फेल हो गया तो एट मार्केट प्राइस मुझे एग्जिट करना है वहां पे। फिर नहीं देखना है कि वो बायर्स कहाँ है, सेलर्स कहाँ है, मालूम रहता है एग्जिट करना है। ये मार्केट प्राइस का वैल्यू पुट अप नहीं करते हो ऐप में या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे? नहीं सर, मैं नहीं करता हूँ। मार्केट के मूवमेंट के बेस पे अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई एकदम से, तो मार्केट के मूवमेंट के बेस पे क्या ये जो प्राइस है, जो नहीं लगाया है, ये बदलता रहता है? सच-सच बताना। अगर सर मार्केट वोलेटाइल है ना तो मैं उस दिन ट्रेड करता ही नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ, या फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता। एनी मार्केट कंडीशंस, क्या ये प्राइस बदलता है जो कि नहीं लगाया है एज़ एन एसएल? नहीं बदलता है। सपोज दैट मैं 100 ट्रेड लिया एक साल में, मार्केट में सर ऐसा है डिसिप्लिन, अगर उस 5 ट्रेड में भी आपने गंवाया, सपोज दैट 100 ट्रेड लिया, 95 ट्रेड आपने एकदम फुल डिसिप्लिन के साथ, भाई ये एग्जिट है, ये एंट्री है, मैं इसके बना रहा हूँ। बट अगर आपने 5% ट्रेड्स में भी कुछ अपने इमोशंस दिखाए कि नहीं यार देख लेते हैं, डूइंग डिसिप्लिन इन 95% ट्रेड, बट अगर 5% ट्रेड में भी आपने बोला कि नहीं देख लेते हैं, होप रीडिंग कर लेते हैं, तो सर मेरा ये एक्सपीरियंस है वो लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रहेगा, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल होता है, और वो आप होप रीडिंग में बैठ गए तो एक डायरेक्शन में जब चलना स्टार्ट हो जाता है तो आपके अपोजिट में वो लिमिटलेस जाता है। ये तो प्रैक्टिकली देखा है ना यार, यू डन दैट बिफोर। अच्छा चलो ठीक है, समझ गया मैं। पहला चीज़ किया है सेटअप का प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट के साथ बनाया हुआ है। और क्या चेंज किए हैं अपने आप में पैशन के लिए? और मैंने चेंज ये किया है कि डिसिप्लिन, कि जैसे एक ट्रेड लेना है मैक्सिमम, अगर सेटअप के हिसाब से बना तो, अगर प्रॉफिट हो लॉस हो, ऐसा है कि अगर लॉस हो गया है तो और ट्रेड नहीं करना है उस दिन, मतलब लिमिट करना है ट्रेड्स में। और प्रॉफिट हो गया तो अगर मुझे पास टाइम है, मैं अगर देखा अगर मेरे सेटअप में बन रहा है, फेवरेबल लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, तो ही मैं लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। एक लास्ट और बता दो एंड वी विल मूव ऑन। और तीसरा सर ये है कि अगर किसी भी पैशन को अगर फुलफिल करना है तो डिसिप्लिन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो नॉट 95% टाइम्स, कि 100% ऑफ द टाइम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। मैंने देखा ना 5% ट्रेड्स भी मुझे नेगेटिव ट्रेडर बना रहे हैं, मतलब लॉस मेकिंग बना रहे हैं। 95% मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो 5% में जहां भी होप दिखा रहा हूँ, मार्केट इज जस्ट किलिंग मी। पिछले सवा साल से ऑप्शन छोड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये 3 चीज़ें पिछले 1 सवा साल में बनी हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और सर ये 3 चीजें ऐसी हैं कि इंस्टेंट नहीं आती हैं। इंसान है, कभी ना कभी वो 100 में से 2 बार 3 बार गलती करता ही है। मैं वो अभी भी लर्न कर रहा हूँ और खुद को समझा रहा हूँ कि 100% ऑफ द टाइम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये भी मैं बोल रहा हूँ फ्रैंकली। ओके, प्लीज़ एक्सप्लेन। लाइक सेम थिंग सर, मतलब आप मान लीजिए कि मैंने एक साल में 100 ट्रेड्स लिए, 5 बार भी मैं गलती कर रहा हूँ तो लॉसेस इतने बड़े हो जा रहे हैं कि वो 95% का जो मैं लेके रखा हूँ कि हाँ ये प्रॉफिट हमारे इतने हुए हैं, वो वॉश आउट कर दे रहा है। नॉट बिग लॉसेस, सपोज दैट 25,000 का लॉस हुआ और प्रॉफिट था हमारा 1 लाख, तो वो 5 ट्रेड में 1.25 लाख जा रहे हैं, जहां मैं डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये अभी भी हो रहा है? ये अभी भी हो जा रहा है। इंटरेस्टिंग। पिछले 1 सवा साल में मैक्सिमम लॉस क्या देखा है किसी एक ट्रेड में या किसी एक दिन में? ओनली 1 सवा साल आप बोल रहे हैं ना? हाँ, ऑप्शंस के बाद। 30-40 हजार के आसपास। कैपिटल कितना था उस ट्रेड में? सर देखिए, अब फ्यूचर्स में 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि जो फुल लॉट्स कितने का है, जब मैं कोई ट्रेड को लगाया तो वो लगभग 6-7 लाख का होता है, बट मार्जिन मनी इज ओनली 1.25 और 1.5 लैक्स, एंड दिस इज नॉट फ्रॉम ब्रोकर, दिस इज फ्रॉम एनएससी ओनली। ये एनएससी का रूल है, जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करेंगे वो सिर्फ 1.25, मतलब इट्स नियरली 1/4 दे करके वो फुल ट्रेड ले सकते हैं फॉर 6 लाख और 7 लैक्स। तो अगर आप उस रेस्पेक्ट में देखिएगा, तो अगर 6 लाख का टोटल ट्रेड है तो उस हिसाब से 30-40 हजार का लॉस, और आप मार्जिन मनी से देखिएगा तो वो परसेंटेज बड़ा हो जाएगा। वो लुकआउट है, कैसे आपको देखना है। देखो मार्जिन की इंक्लूडिंग ही होगा क्योंकि लॉस आपका 6 लाख तक का भी हो सकता है ना, आई मीन प्रैक्टिकली स्पीकिंग होगा नहीं शायद, बट 6 लाख पे अगर करें 30,000 भी पकड़ें तो 5% का लॉस आपने देखा है, और अगर 1.25 भी लें तो उस टाइम पे 20-25% हो जाता है। इतने पे क्यों काटा, लेकिन 5% पे क्यों काटा? अब सर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि डेली कैंडल को देखकर ट्रेड लिया हो दैट, तो जब तक वो डेली कैंडल मेरा खराब नहीं बनेगा तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सेटअप ही वही बोला है कि ये एंट्री जो है वो डेली कैंडल पे है। सपोज कोई स्टॉक रिवर्स हुआ, कि चलो रिवर्स हुआ, अब यहाँ से मैं इसमें लॉन्ग साइड में बनाता हूँ ट्रेड, रिवर्स हो गया, इंडिकेशन आ गया है चार्ट पे, बट
जब तक वो मेरे ट्रेड फेल होंगे और वो मेरे नीचे वाले जो उसका लो है उसको काट के जाएगा, तब तक नॉर्मली 5% हो जाता है मार्केट में। और अगर चलता है तो 10% तक होल्ड कर लेते हैं। उसके बियॉन्ड नहीं? नहीं, नहीं, होल्ड नहीं कर पाया वो तो है। पक्का? प्रॉफिट्स में तो होल्ड नहीं कर पाता हूँ। पता है, सब पैशन यही चीज़ है ना, पैशन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे सब पता है। जब मैंने ट्रेड बनाया लॉन्ग डायरेक्शन में, वो चल रहा है, बट वो स्टॉक वीक नहीं हुआ है, फिर भी मैं काट दे रहा हूँ। क्यों काट रहा हूँ? यही पैशन बन रहा है कि क्यों मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पैसा तो यहाँ है ही नहीं मैटर। बट दिस इज मोर ऑफ ए क्यूरियोसिटी, मतलब इसको सॉल्व नहीं कर पाए हो ना अभी तक? नहीं सर, नहीं। ये चीज पैसा बना पा रहे हो शायद अभी थोड़ा, बट उतना नहीं बना पा रहे जितना बनाना चाहते। सर अभी क्या है ना, मैं पीएनएल देखता भी नहीं हूँ। मैं सही बताऊं, मैं पीएनएल देखता भी नहीं हूँ। मेरा बस यही है कि जो मेरा माइंड सेटअप है किसी ट्रेड को लेके, उसमें मैं कैसे 100% खरा उतरूं। मेरा टारगेट बस यही बन गया है। उसके लिए मेरे अपने माइंड को समझाना पड़े या हाथों पे कंट्रोल करना पड़े। अभी मैं पीएनएल देखता भी नहीं हूँ कि क्या चल रहा है। मैं बस ये सोचता हूँ कि ये ट्रेड में मैंने अगर पोजीशन बनाया और वो सही डायरेक्शन में था, फिर मैं जल्दी क्यों काटा। वो वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, और वो ये मेरा पैशन बन गया है अब। लॉस को जल्दी काटना समझ में आ गया है, प्रॉफिट को जल्दी काटना नहीं चाहिए, ये समझना अभी बाकी है। हाँ, सेटअप पता है कि अभी वो अगर स्टॉक्स रिटर्न दे रहा है बट वो वीक नहीं हुआ है, फिर भी काट दे रहे हैं, तो ये सब चीज पे अभी वर्कआउट करना बाकी है लाइफ में। मेरे पास जो डेटा आया है ये कहता है कि 2022-23 में ऑप्शंस में 1,29,000 का लॉस था, 2023-24 में 1,71,72,000 का, 2024-25 में 1,81,000 का लॉस था ओवरऑल, सिर्फ ऑप्शंस में। नहीं, 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 ये फ्यूचर्स ऑप्शंस। फ्यूचर ऑप्शंस। कमोडिटी ट्रेडिंग में 2022-23 में 187 का था, फिर 2023-24 में 2,09,000 का, और अभी 2024-25 में कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग में 3,60,000 रुपए का लॉस है। ओवरऑल अराउंड फ्रॉम दैट एंगल 10 लाख का लॉस है इन फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज। क्या हम क्विकली ये साल देख सकते हैं इन योर पीएनएल्स? व्हाट वीक्यूडी नहीं नहीं नहीं, लॉस। इन विच सेगमेंट? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं फिर कमोडिटी देख लेंगे। ओके, सो दिस इज एफ एंड ओ, तो अभी रिसेंट आई है। ये दिस इज फाइनेंशियल ईयर। ये क्या है? लॉस 1,05,000, चार्जेस 1,00,000, अच्छा चार्जेस, चार्जेस 1,26, लॉस से ज्यादा चार्जेस दिए हैं। बिल्कुल। ये तो समझ के बाहर है। ऑलमोस्ट 57-60% इज चार्जेस। कैसे, इतने चार्ज कैसे दिए? फ्यूचर्स में सर लॉट बड़े होने के कारण चार्जेस ज्यादा लगते हैं। पहला चीज तो ये है, अगर एक पोजीशन आपने स्क्वायर ऑफ किया, बाई और सेल किया, तो लगभग 250-300 रुपये चले जाते हैं टोटल मिला के। अच्छा छोड़ दो, कोई बात नहीं, पिछले साल सेम सिचुएशन है इसमें भी, है ना? चार्जेस ही दिए, 5 पैसा अमीर हुआ है इसमें तो। इसमें तो और बुरा हाल है सर। देखिए 26,000 के लॉस पे 185 देने पड़े कमोडिटी में। ओ माय गॉड, 1,60,000 के ब्रोकरेज या ओवरऑल चार्जेस और 26,000 रुपए का लॉस। माय गॉड, यू आर नॉट ए लॉस मेकिंग ट्रेडर, यू आर ए प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर फॉर ब्रोकर्स। नॉट ब्रोकर्स, फॉर इंडियन गवर्नमेंट आई कैन से दैट। गवर्नमेंट एज वेल, लेकिन ब्रोकर ने बहुत पैसा कमाया होगा इसमें। ब्रोकर ने 20-40 रुपीज लेते हैं सर, ज्यादा नहीं लेते एक ट्रेड पे, बस 20-20 रुपया। अच्छा अच्छा, तो नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा नहीं है, ट्रेड का सिंस कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़े हैं और तो एसटीटी बहुत दिया होगा, इसका ब्रेकअप है हमारे पास? यहाँ पे पता नहीं चलेगा सर। अच्छा, बट एसटीटी मेजर खर्चा एसटीटी होगा शायद। जो उससे पिछले साल चले जाओ 22-23 में, इसमें पोजीशंस नहीं दिखती, कौन सी पोजीशंस लिए? पोजीशंस दिखेंगी, उसमें सेटिंग्स पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस है, आई कैन एज्यूम दैट 94,000 का लॉस है और 34,000 के चार्जेस है, तो अपन 1,29,000 के लॉस पे थे। उस टाइम पे सैलरी इतनी थी कि इतना अपन सह सकते थे। 11 साल हो गए तो होगा ही। हाँ, यू आर नॉट लाइक 25-26 साल की जैसे उम्र में नया नया सैलरी होता है ना, वो आजकल तो वो लोग भी लगा देते हैं सैलरी एज इट इज, पूरा सैलरी लगा देते हैं। मैं वैसा उतना बड़ा रिस्क टेकर नहीं हूँ फिलहाल। मैं लिमिट में ही। होना भी नहीं चाहिए फॉर दैट मैटर। ठीक है, आई थिंक वी ओके, इतना बहुत है। अगर कहीं किसी एक साल की पोजीशंस दिख जाती ना अपने को, तो वी कुड हैव डिस्कस्ड साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या एंट्री एग्जिट्स। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, गूगल एक्सेल शीट है। ओके, सो दिस इज 2024, दिस इज लेटेस्ट, तो कमोडिटी होगा, है ना? एफ एन ओ। नहीं, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है? ये फ्यूचर्स है। ऑप्शंस होंगे, 2-4 ट्रेड होंगे तो होंगे। मैं तो फ्यूचर्स ही ज्यादा करता हूँ। ये देखिए लिस्ट आपको दिख रहा है।
1000 क्वांटिटी, बाय वैल्यू 4 लाख, 5000 सेल वैल्यू, ओके। बहुत छोटा प्रॉफिट पे निकल गए इतनी हाई क्वांटिटी पे। इसमें क्वांटिटी बड़े ही होते हैं। इज दिस प्रॉफिट वैल्यू 1500 रुपए, यू थिंक इट्स जनरली गुड इनफ? इतना बहुत होता है? कितना दिन होल्ड रखा है? 1 हफ्ता के करीब ना? 1 मिनट। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें मान लीजिए कि आपने ट्रेड बनाया और वो आप पे डायरेक्शन के रिवर्स हो गया और आप किसी वजह से उसमें निकल नहीं पाए। जो भी बोलिए मतलब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, सेटअप पे आप बने नहीं रहे। फाइनली जब वो रिवर्स होता है तो आप बोलते हैं कि चलो ठीक है, जो आ गया उसमें निकालो। हाँ, कहीं वापस से वो नीचे ना जाए। मतलब ये दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग विदाउट सेटअप और इमोशंस इन्वॉल्व करके ट्रेड करना। अगर एग्जिट करना था तो ये 4-5 हज़ार के एग्जिट में निकल जाना चाहिए था इसमें। मैं देख रहा हूँ 18,000 का लॉस बुक किया, 7,000 का लॉस बुक किया, 1200 का प्रॉफिट बुक किया, 1100 का प्रॉफिट बुक किया, 1500 का प्रॉफिट, 3000 का लॉस, 5,000 का प्रॉफिट बुक किया है। नीचे आना एक बार, 5,000 के काफी प्रॉफिट है नीचे। ये है 26,000 का। 26,000 है, 2600, अच्छा 26,000 का है, ओके ओके, नाइस। इंट्राडे लेवल पे है, ओके। बड़ा मूवमेंट आया होगा ना एक दिन में किसी। 23,000 का लॉस, 40,000 का लॉस, 23,000 का प्रॉफिट। तो बीच बीच में छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस भी हैं और बड़े प्रॉफिट बड़े लॉस भी हैं। हाँ, मतलब ऐसा बीच का कम दिख रहा है, या तो 2,000 3,000, या 20,000 25,000 40,000। तो या तो होल्डिंग टाइम रखते ही नहीं हो, जल्दी से कट लेते हो, या रखते हो और फिर वेट करते हो। अभी भी थोड़ी होप ट्रेडिंग तो इसमें भी दिख रही है मेरे को। सर तो मेन रीज़न यही है कि अपने आप को ये मैं समझा रहा हूँ कि आखिर जब सेटअप सब कुछ है, तो व्हाई इन्वॉल्व इनटू फीलिंग्स एंड होप? इस चीज़ पे वर्क करना है। और मैं जब भी फेल हो रहा हूँ, तो मैं और अपने आप को समझा रहा हूँ कि नहीं करना है, जो जो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये बट डू यू थिंक कि जिस स्टेज पे हो आशीष, ठीक है चलो इसको भी समझ गए अपन, जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे इतना महंगा और इतना रिस्की प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करना, डू यू थिंक इट्स बेनिफिशियल, इट्स गुड इनफ, ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात तब है जब इंसान ऐसा हो कि मतलब वो बिल्कुल होप पे छोड़ दे। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी इतने बड़े-बड़े लॉट्स में मेरे लॉस अभी 10 लाख रुपए रहते। तो वहां से आए हैं ना अपन, वो तो ऑब्वियसली नहीं होगी अभी। इतना तो अपन मूव करेंगे, इतना तो मैच्योर होंगे ही मार्केट में। बट अगर इतना मैच्योर हो गए हैं और पता है कि हल्का फुल्का होप ट्रेडिंग अभी भी है, हल्का फुल्का से थोड़ा ज्यादा ही है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिवली महंगे होते हैं प्लस रिस्की होते हैं, बड़ा मूव, बड़ा गंदा मूव जिसमें एसएल काटने का टाइम भी ना मिले, डिस्क्रिशनरी, मैं कभी नहीं चाहूंगा हो, उस समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग या कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें रिलेटिवली काफी कम रिस्क हो और रिलेटिवली काफी कम पैसे में आ जाए, और होप ट्रेडिंग से हम धीरे धीरे बाहर आ जाए, वैसा रास्ता क्यों नहीं चुना? उसमें लाइक क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ सजेस्ट करिए। मतलब मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि पिछले 1 सवा साल से वो लॉस कब काटना है की जो समझ थी, या तुक्के में बैठे रहे से बाहर आ चुके हो, ऑप्शन छोड़ चुके हो बिकॉज टेक्निकल सेटअप नहीं था। बहुत अच्छी बात है। अब मूव कर रहे हो धीरे धीरे, लेकिन होप ट्रेडिंग मतलब उम्मीद, एंटिसिपेशन के मार्केट में बड़ा मूव आएगा, और आए अगर गलत जगह जाता है तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगा और काट के निकल जाऊंगा, या बड़े मूव के बड़े प्रॉफिट के साथ निकलूंगा। लेकिन उसके बावजूद बड़े लॉस हुए हैं, 20,000 के 40,000 के लॉस हुए हैं। अब ये महंगा कॉन्ट्रैक्ट है, हम कह रहे हैं कि आधा 1% का प्रॉफिट निकल जाते हैं, और उसके लिए 7 दिन का होल्डिंग लेके बैठे हैं। करेक्ट नाउ, होल्डिंग, अब वो होल्डिंग क्यों है मुझे नहीं पता। वो होल्डिंग इसलिए है एंटिसिपेशन में कि वापस आएगा, ये सच में सोचा था मैं 7 दिन के लिए रुकूंगा, या एक प्राइस के बेस पे एग्जिट करूंगा। आई डोंट नो व्हाई यूर एग्जिटिंग ऑन इन 7 days और 10 days समटाइम। अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट की, जो बहुत महंगे हैं, जो बहुत चार्जेस लेते हैं, ब्रोकरेज भी बहुत जाती है। और अगर ये सेगमेंट कोई और होता, हमने देखा कि 1,26,000 के चार्जेस थे 2024-25 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, और 1,05,000 का लॉस, तो 2,31,000 का लॉस हुआ। अगर ये कोई और सेगमेंट होता, स्विंग ट्रेडिंग होता, पोजिशनल ट्रेडिंग होता, या कुछ भी ऐसा, तो ब्रोकरेज मेरे हिसाब से शायद 20-25,000 होती, उससे भी कम। ट्रेड्स कम होते तो ब्रोकरेज कम होते। मतलब 20 रुपए बाय 20 का सेल, 40 रुपए के हिसाब से अगर 1,000 ट्रेड भी लेते हैं, कितना हुआ? 40,000 रुपए, आई थिंक, है ना? 1,000 ट्रेड लेते हैं एक साल के अंदर, उतने ट्रेड नहीं लोगे शायद। 1000 ट्रेड्स तो नहीं होते होंगे। नहीं, मार्केट 200 दिन खुला रहता है, तो मान लीजिए कि 200 डेज, तो एवरेज अगर आप 3 भी मानिए, 4 भी मानिए, तो 500 ट्रेड पकड़ लेते हैं, 500 ट्रेड पकड़ेंगे 40 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 का ब्रोकरेज, 10,000 ऊपर पकड़ लो चार्जेस के साथ, तो 30,000 का ब्रोकरेज। चार्जेस बहुत ज़्यादा है। ब्रोकरेज फ्यूचर्स की बात नहीं कह रहा हूं मैं,
अगर फ्यूचर्स ना होता तो की बात कर रहा हूँ। इक्विटी होता तो। हाँ, कुछ भी और सेकंड ईयर, है ना? तो उस केस में बाकी के चार्जेस तो 5-10 हज़ार ही होते ना, 20 होते चलो, 70-80 हज़ार का जो कैपिटल अपनी जेब में होना था, वो हमने किसी और को दे दिया। एंड ये चीज़ कमोडिटी में भी हुई है, 1,60,000 के चार्जेस और 26,000 का लॉस। इमेजिन अ सिचुएशन, शायद 20-30 हज़ार का चार्जेस होते और 26,000 का, तो 40-50 हज़ार के लॉस पे होते। जो साल 1,80,000 85 हज़ार के लॉस पे छोड़ा, वो शायद 30-40 हज़ार 50 हज़ार के लॉस पे होता। तो मेजरली आई फील दैट मैं कोई भी नहीं हूँ, आई एम नॉट इवन अ ट्रेडर, आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, जो मैंने अलग-अलग ट्रेडर से बात करके सीखा है, समझा है। अगर ये सेगमेंट कोई और होता, फ्यूचर्स ना होके या कमोडिटी ना होके, लॉस शायद होता अभी भी, पर इतना बड़ा लॉस नहीं होता। और शायद वो सीखने का जो तरीका चल रहा है अभी भी, वो अभी भी चल रहा होता, स्टेज लर्निंग की स्टेज सेम रहती, उसमें चेंज नहीं होता, कैपिटल का फ़र्क ज़रूर होता। तो ये एक चीज़ मैं नंबर्स के बेस पे जो हम इसलिए देखते हैं, ताकि इफ वी कैन गेट इनटू द एक्चुअल माइंडसेट, तो वो मैं समझ पा रहा हूँ। आई कुड बी रॉन्ग, बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो वो अपनी तरफ से भी कुछ बता सकते हैं कि क्या चीज़ें कर सकते थे। दैट इज़ माय सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आशीष। बट आई सी दैट यू हैव गॉन बेटर, इम्प्रूव हो रहे हो। मार्केट को देख के लालची नहीं हो। जनरली जो लॉस खाते हैं, वैसा कोई माइंडसेट नहीं दिखा मुझे। यू आर नॉट ग्रीडी फॉर श्योर, यू आर नॉट इन्फॉर्मो। पैशन है, बट पैशन मेरे को लगता है अभी इट्स मोर लाइक यू आर इनटू अ लर्निंग फेज। यू वांट टू प्रूव समथिंग किसी को, आई डोंट नो, शायद टू योरसेल्फ। जो उठाया है एक चैलेंज, वो खुद को दिया है शायद। आई होप अगले 6 महीने 1 साल के अंदर यू गेट टू अचीव दैट। बट मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि चूज सम अदर प्रोडक्ट। अगर इसकी समझ आ गई है तो ग्रेट, बट देन यू हैव टू सी कि ब्रोकरेज को कैसे या चार्जेस को कैसे कम कर। एसटीटी को बहुत दे दिया। पर सच में आशीष, बहुत बहुत मजा आया सच में यार। बहुत लोग सीखेंगे क्या नहीं करना है और क्या करना है। एनी क्लोजिंग थॉट्स? पर ऐसा ही है कि मतलब मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस दे सकती है, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो लॉन्ग रन में अगर आप चलोगे तो आफ्टर 4 और 5 और 6 और 10 ईयर्स इवन यू विल बी प्रॉफिटेबल। और इसका मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। कंपनीज हैं जैसे मान लीजिए जो रियल फिजिकल बिजनेस करती हैं, दे मेक प्रॉफिट्स ओनली एट एन एवरेज ईयर्स ऑफ 5 और 6 ईयर्स। इफ वी टेक केस एग्जांपल्स लाइक रिलायंस, they did profit after 5 to 6 years. Amazon, such a big company, started making profits after 7 or 8 years. And Tesla after 13 years or 14, I don't know, but it's more than 10 years. So why they are successful today? Because they followed only discipline and expertise in their field. तो जस्ट मार्केट भी वही है, मेरा मेरा ऐसा सोचना है और उसी में वर्क कर रहा हो और पैशन भी वही बना है कि जब फिजिकल बिजनेसेस भी टाइम लेती हैं लेकिन वो फॉलो करते हैं डिसिप्लिन। उनका एक एरिया है कि मुझे इसी में ट्रेड करना है, मतलब इसी में बिजनेस करना है। उनका एक सेटअप है कि इधर से कोई चीज अगर माल आना है तो वहां डिस्पैच होना है प्रोसेस के साथ। इफ वी ट्रेड मार्केट्स विद अ फुल डिसिप्लिन, देन डेफिनेटली आफ्टर ओवर द इयर्स सक्सेस मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर डिसिप्लिन अगर 5-6 बार भी गया तो फिर वो खत्म हो जाएगा। वेरी वेरी वेल सेड। जो भी एग्जांपल्स दिए, आई जनरली बिलीव आर दी एग्जैक्ट एग्जांपल जो लोगों को सोचने चाहिए। अगर इसको बिजनेस की तरह मानते हो तो सच में बिजनेस की तरह ही मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। और चाहे वो चाय वाले की दुकान हो, चाहे वो अमेज़न का बिज़नेस हो। एक्चुअली अमेज़न को 18 से 20 साल लगे थे टू कट इनटू अ प्रॉफिट, ब्रेक इवन होने के लिए। इट हैज़ टेकन देम। अमेज़न इंडिया तो अभी प्रॉफिटेबल हुआ है कुछ साल पहले, अगर हुआ है तो। सो थॉट प्रोसेस वाइज़ यू आर सॉर्टेड। टेक्निकल्स थोड़े-से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है फॉर श्योर, बट रास्ता सही है, रास्ता यही है, और कोई रास्ता होता नहीं है डेफिनिटली। बहुत मज़ा आया आशीष बात करके। यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, आई हैव ऑल द गुड विशेस फॉर यू। अच्छा हो आगे चल के बहुत कुछ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि इससे बाकी लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिलती है डियर। चलो, टेक केयर मैन, हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू सो मच।